नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारत की नदियों से बनने वाले टॉप 50 प्रश्नों को करेंगे। दोस्तों, मेरा मकसद केवल टॉप 50 प्रश्नों को कराना ही नहीं है। इसमें हम लोग बहुत से प्रश्नों को कवर कर लेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो भी विथ मैपिंग पढ़ेंगे, यानी कि पूरी तरह से मैं आपको मैप के आधार से पढ़ाऊंगा ताकि चीजें याद रहें। और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि भारत की नदियों से हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पेट हो। हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं इतने प्रश्नों को कराने में बहुत सारे प्रश्नों को कवर कर लेंगे। आइए चलते हैं, पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं इसमें। तो देखिए, ये हम लोग कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक वाइज पढ़ा जाएगा। नदियों का उद्गम स्थल, मुख्य और सहायक नदियां, ठीक है। नदी घाटी परियोजनाएं भी पढ़ेंगे। डेल्टा और एस्ट्यूरी भी पढ़ेंगे, कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं, कौन सी नदियां एस्ट्यूरी बनाती हैं। नदी और राज्य, पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्य, नदियों से संबंधित पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्य भी पढ़ेंगे। नदी जल विवाद पढ़ेंगे। नदी और नगर, प्रसिद्ध स्थल जो इसके किनारे बसे हैं, और अन्य तथ्य, इन सब बातों पर चर्चा की जाएगी। और देखिए, मैं कुछ यहाँ से बेसिक बता रहा हूँ। भारत की नदियाँ, अगर भारत की नदियों को उद्गम के आधार पर देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया है। एक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, एक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। तो देखा जाए, हिमालय से निकलने वाली नदियों में तीन प्रमुख नदियां हैं: सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। यही तीन नदियां और इसकी सहायक नदियां जो है कि हिमालय से निकलती हैं। और जो भी सहायक नदियां हैं, कोई सिंधु नदी में बहुत सी नदियां मिलती हैं, कुछ नदियां गंगा नदी में मिलती हैं, कुछ नदियां ब्रह्मपुत्र में। तो यही तीन मुख्य नदियां हैं हिमालय से निकलने वाली। तो इनको पढ़ेंगे और इनकी सहायक नदियों को भी पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें तो इसको दो भागों में बांटा गया है: एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और एक अरब सागर में गिरने वाली। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं, और अरब सागर में गिरने वाली नदियां क्या बनाती हैं? एस्ट्यूरी, ज्यादातर एस्ट्यूरी बनाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कौन कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कौन कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तो ये है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इनमें से देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदी, तो पहला नाम आ रहा है लूनी। लेकिन लूनी के बारे में आपको बता दें, ये आपको दिख रहा होगा, यही नदी जो है ये लूनी नदी है, और ये आती है अरब सागर की तरफ ही यहाँ तक। लेकिन उससे पहले ही यहीं पर खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कच्छ का रण है, दलदली इलाका है, और इसी में जो है कि ये नदी समाप्त हो जाती है, किनारे तक इसका पानी नहीं आ पाता है। इसके बाद देखेंगे साबरमती है, माही है, नर्मदा है, ताप्ती है, या तापी भी बोला जाता है, मांडवी, जुआरी, शरावती, भरतपूजा, पेरियार और कुंभा नदी। ये सब अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, और ये ज्यादातर जो है कि एस्ट्यूरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। और ये है अरब सागर में गिरने वाली। ठीक है, अरब सागर। इधर कौन सा सागर है? अरब सागर। और इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इधर कौन कौन सी नदियां हैं? क्रम से देखिएगा, क्रम लगाने के लिए पूछता है, क्रम से लगाने के लिए। तो देखेंगे सबसे पहले दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, माही नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। ये नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। एक आधार और आप देखेंगे कि इधर भारत के इधर कौन सा है? पूरब है। पूरब की तरफ कौन सी नदियां और पश्चिम की तरफ कौन सी नदियां? तो यहाँ ये भी ध्यान देना है कि पूरब की तरफ कौन सी नदियां बहती हैं और पश्चिम की तरफ कौन सी नदियां बहती हैं। तो ये सभी जितनी बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं, ये सब पूरब की तरफ बहती हैं, पूरब, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। और जितनी नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो पश्चिम से, पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं, यानी पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। अगर इसमें पूछा जाए कि बायां तट कौन सा है किनारा और दायां तट, यानी कुछ नदियां इधर बंगाल की खाड़ी में जो गिरती हैं उनमें कुछ नदियां बाएं तट से मिलती हैं, कुछ दाएं तट से मिलती हैं। तो इधर की जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, तो जो उत्तर से इधर से आएंगी, ऊपर से जो नदियां आएंगी वो बाएं तट की होंगी, और जो नीचे से आएंगी वो दाएं तट की होंगी। अगर जो नदी इधर अरब सागर में गिर रही है तो ऊपर से जो नदी आकर इसमें मिलेगी
वो दाएं तट की हो जाएगी और नीचे से जो नदी आकर मिलेगी वो बाएं तट की हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहे कुछ बेसिक चीजें। इसके अलावा ये सब प्रश्न यहाँ से तो बनते ही हैं, सहायक नदियां या कौन सी किधर बहती है, किस दिशा में बहती है। इन नदियों पर बने कुछ परियोजनाएं, कुछ डैम, बांधों के बारे में भी प्रश्न बनते हैं। आइए उसको भी एक बार थोड़ा सा देख लिया जाए। तो ये हैं कुछ परियोजनाएं, भारत की प्रमुख परियोजनाएं हैं। अगर नदियों के हिसाब से देखा जाए, सबसे ऊपर देखें तो यहाँ पे ये जो नदी बह रही है, ये नदी है झेलम नदी। झेलम नदी पर 3 परियोजनाएं देखने को मिलेगी, दुलहस्ती, तुलबुल और उरी परियोजना। दुलहस्ती, तुलबुल और उरी परियोजना है। इसके अलावा इसकी एक सहायक नदी है किशन गंगा नदी, उस पर किशन गंगा परियोजना है। देखिए, परियोजना कहें या बहुउद्देश्य, ये बांध ही बनाए गए हैं जिनके कई उद्देश्य होते हैं, इसलिए उनको परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। क्योंकि बिजली उत्पादन करना या नहर द्वारा सिंचाई करना, इसके कई सारे उद्देश्य होते हैं। तो ये ऊपर की ये झेलम नदी की परियोजनाएं हो गई। इसके बाद जो ये नदी देख रहे हैं चिनाब नदी, चिनाब नदी पर आपको सलाल और बगलिहार परियोजना मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है ये रावी नदी है। रावी नदी पर खीन परियोजना है। और यहाँ पे ब्यास नदी पर ब्यास परियोजना, या एक और नाम दिया जाता है पोंग परियोजना। पोंग पोंग या ब्यास परियोजना है। ठीक है, यहाँ पर ये जो नदी बह रही है ये है सतलज नदी। सतलज नदी पर नाथपा झाकरी परियोजना है और भाखड़ा नांगल परियोजना है। नाथपा झाकरी और भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, यहाँ पर ब्यास और सतलज जहां आकर मिलती है, यहाँ पर हरिके बैराज है। ध्यान दे लेंगे, हरिके बैराज है, हरिके बैराज है। और यहीं से हरिके बैराज से ही एक नहर निकाली गई है, यहाँ से इस तरह से इधर राजस्थान में रेगिस्तान की तरफ एक नहर निकाली गई है। कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर है, हरिके बैराज से। ठीक ना, तो हरिके बैराज हो गया, भाखड़ा नांगल, नाथपा झाकरी, ये सतलज नदी। यहाँ पर देखेंगे गंगा नदी जो है, कि गंगा नदी जो है वो गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा, 2 नदियों के मिलने के बाद गंगा नदी कहलाती है। तो यहाँ पर जो भागीरथी, यहाँ से जो भागीरथी है उस पर बनाया गया है तिहरी परियोजना, तिहरी बांध। और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भागीरथी नदी पर बनाया गया है तिहरी बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा है। भागीरथी में भिलांगना नदी जहां आकर मिलती है वहीं पर तिहरी बांध बनाया गया है। इसको आगे चल के थोड़ा विस्तार से देखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये गंगा नदी आगे बढ़ती है, इसमें एक नदी आकर मिलती है गंडक नदी। गंडक नदी पर बनाया गया है गंडक परियोजना। कोसी नदी आती है, कोसी नदी पर बनाया गया है कोसी परियोजना। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर यहीं से हुगली नदी निकल जाती है। तो हुगली नदी से के पर ही जो है कि वहीं पर जहाँ से निकलती है वहीं पर एक बैराज है, फरक्का बैराज या फरक्का परियोजना उसको कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे मयूराक्षी परियोजना जो लिख रहा है, ये हुगली की सहायक नदी मयूराक्षी पर बनाया गया है, मयूराक्षी परियोजना। और यहाँ पे देखेंगे दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी इसी नदी में आकर मिलती है, किसमें? हुगली नदी में। और इसी पर बनाया गया है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है ना, दामोदर नदी घाटी जो है कि कोयले भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखेंगे नदी है कौन सी? ये नदी है महानदी। और महानदी पर है हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड बांध। और यह विश्व में सबसे लंबा बांध है। लंबाई में अगर बात करें तो सबसे लंबा बांध है, करीब 25 किलोमीटर लंबा है। मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर, लेकिन टोटल लंबाई की बात करें तो 25 किलोमीटर लंबा है, इसलिए यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है वो भी। यहाँ पर देखेंगे ये नदी बह के आ रही है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी है, इसको दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। इस पे देखेंगे महाराष्ट्र में यहाँ पे जो बांध बनाया गया है ये जायकवाड़ी बांध है, जायकवाड़ी बांध है। और तेलंगाना में एक बांध बनाया गया है, उसको बोला जाता है पोचमपाद।
पोचम पोचमपाद बांध, पोचमपाद बांध है, ठीक। कहाँ पर? तेलंगाना में, तेलंगाना में है। और आंध्र प्रदेश में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पोलावरम, पोलावरम परियोजना या पोलावरम बांध। तो गोदावरी पर 3 परियोजनाएं आप देखेंगे, जायकवाड़ी महाराष्ट्र में, पोचमपाद तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में पोलावरम, ठीक है। इसके नीचे आप देखेंगे ये नदी आ रही है कावेरी नदी, नहीं कृष्णा नदी है यह। और कृष्णा नदी पर आप देखेंगे अलमाटी परियोजना है, श्री शैलम परियोजना है और नागा अर्जुन परियोजना है। ये 3 बड़ी प्रमुख परियोजनाएं हैं किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। कृष्णा की एक सहायक नदी है यहाँ पे तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा पर है तुंगभद्रा परियोजना, ठीक है। इसके नीचे जो नदी बहती है वो है कावेरी नदी, ये है कावेरी नदी। कावेरी नदी पर आप देखेंगे मेट्टूर परियोजना है, मेट्टूर परियोजना है और शिव समुद्रम परियोजना है। इसी की एक सहायक नदी शरावती है, शरावती है, इस पर शरावती परियोजना है। शरावती नदी पर ही गांधी या गरसोप्पा जलप्रपात भी है, ठीक है। केरल की मुख्य नदी है पेरियार, और पेरियार पर आप देखेंगे पेरियार परियोजना और इडुक्की परियोजना है। तो ये रही भारत की प्रमुख परियोजनाएं। ये प्रश्न बनते हैं किस राज्य में है और किस नदी पर बनाए गए हैं, ठीक है। तो आगे प्रश्न आपको मिलेंगे, तो आइए चलते हैं प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर से होता है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर से होता है? तो आप देखेंगे अगर कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। कावेरी की बात करें तो ये ब्रह्मगिरी से निकलती है, ब्रह्मगिरी से निकलती है। तापी की बात करें तो सतपुरा से निकलती है, सतपुरा। और गोदावरी जो है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। और यहाँ पर आप देखेंगे ये है गोदावरी नदी और ये निकल रही है कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर से, त्र्यंबकेश्वर से निकल रही है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, यहीं पे कई पहाड़ियां हैं जिससे नदियां निकल रही, चाहे महाबलेश्वर हो, चाहे यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर हो या फिर ब्रह्मगिरी हो, ठीक है ना। लेकिन सतपुड़ा आपको ऊपर मिलेगी, सतपुड़ा यहाँ पे ऊपर मिलेगी मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है तापी नदी, ठीक है। तो ये रही गोदावरी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और ये भी कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कौन सी नदी हिमालय से निकलती है और पश्चिम दिशा की ओर बहती है? हिमालय से निकलती है और पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तो देखिए यहाँ पर हिमालय का एक भाग है कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत के पास में ही एक ग्लेशियर है बोखरचू हिमनद, बोखरचू ग्लेशियर। यहाँ से निकलती है सिंधु नदी और किस दिशा में जाती है? पश्चिम दिशा में जाती है, फिर ऐसे पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो ये किस दिशा में जा रही है? पश्चिम दिशा में, और हिमालय से ही निकल रही है। हिमालय का भाग है कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत के पास में बोखरचू हिमनद से निकल के पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? चंबल की बात करें तो ये तो यमुना की सहायक है, क्षिप्रा चंबल की सहायक है, सोन गंगा की सहायक है। तो बच गई तवा नदी। तवा नदी जो है कि नर्मदा की सहायक नदी है। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी सहायक नदियां हैं नर्मदा की। तो यहाँ पर देखेंगे तवा नदी, यहाँ पर ये तवा नदी है, दूधी नदी है, शक्कर नदी है, सेर नदी है, ये इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बंजर नदी आपको मिलेगी, फिर यहाँ पे कोलार नदी, हिरन नदी, ये है नर्मदा की सहायक नदियां। इसके अलावा नर्मदा पर कुछ बांध भी बनाए गए हैं, बड़े प्रसिद्ध बांध है, सरदार सरोवर बांध है, और जो है कि यहाँ पर देखेंगे इंदिरा सागर बांध है। जलप्रपात की बात करें तो धुआंधार और कपिल धारा जलप्रपात, ये बड़े प्रमुख नाम आपको मिलेंगे। और ये कहाँ गिरती है नदी? खंभात की खाड़ी में, और यह डेल्टा नहीं बनाती है, एस्ट्यूरी बनाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नहीं है? गोदावरी की सहायक नदी नहीं है।
गोदावरी में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? इंद्रावती मिलती है, प्राणहिता मिलती है और मंजरा नदी भी मिलती है। लेकिन स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा खुद एक नदी है, मुख्य नदी है और यह एक स्वतंत्र नदी है। आप देखेंगे ये गोदावरी यहाँ पे बह रही है, इसमें बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे जो नदी बह रही है ये स्वर्ण रेखा है और गोदावरी से देखेंगे काफी दूर है। ये खुद एक स्वतंत्र नदी है, यहाँ से निकलती है झारखंड में जो है कि छोटा नागपुर पठार से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी बता ही दिए हैं, गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। और किस तट से मिलती है? मैंने बताया इधर की तरफ जब नदियां बहती हैं तो ऊपर बायां तट होता है, नीचे दायां तट होता है। तो ये दाएं तट से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है, दाएं तट से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा ए, गंगा नदी के सहायक है। लेकिन यहाँ पर एक बार देख लीजिए गंगा की ये कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, एक नजर देख लेंगे तो यहाँ से बहुत प्रश्न आपको मिलेगा। इसके अलावा ऊपर जो उत्तराखंड है वहां पे पंचप्रयाग भी बनता है और यह देवप्रयाग से जो है कि गंगा के नाम से जानी जाती है, देवप्रयाग से, जहां पर ये भागीरथी, भागीरथी इसी पर टिहरी डैम था, भागीरथी और ये अलकनंदा दोनों जहां आकर मिलती हैं वहीं से ये जो है कि गंगा नदी कहलाती है। और यहाँ पर मिलने पर जो प्रयाग बनता है वो है देव प्रयाग। इसके ऊपर आप देखेंगे 4 और प्रयाग मिलेंगे। ये चारों प्रयाग जो है कि अलकनंदा नदी में अलग अलग नदियों के मिलने से बनते हैं। विष्णु प्रयाग बनता है धौली गंगा के मिलने से अलकनंदा में। जब नंदाकिनी अलकनंदा में आकर मिलती है तो नंद प्रयाग बनता है। पिंडार नदी जब आकर मिलती है अलकनंदा में तो कड़ प्रयाग बनता है। और मंदाकिनी नदी जब आकर मिलती है अलकनंदा में तो रुद्र प्रयाग बनता है। तो ये हो गए पंच प्रयाग। अब यहाँ से जब आगे ये गंगा नदी बढ़ती है तो इसमें आप देखेंगे बाएं तट से रामगंगा मिलेगी, गोमती नदी मिलेगी, घाघरा मिलेगी, गंडक मिलेगी, कोसी मिलेगी और सबसे लास्ट में मिलती है बाएं तट में, बाएं तट से सबसे लास्ट में मिलने वाली नदी है महानंदा। इधर दाएं तट से देखा जाए तो यमुना नदी है और यह सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना में भी कई नदियां मिलती हैं, चंबल, बेतवा, केन। यहाँ पे एक सिंध नदी भी मिलती है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। इसके अलावा अब सीधे मिलती है टोंस नदी गंगा में, उसके बाद कर्मनाशा गंगा में मिलती है, सोन मिलती है। ठीक है ना, तो ये है गंगा की सहायक नदियां। गंगा की एक वितरिका है, यहाँ से मैंने बताया था ये हुगली नदी जो है कि इसकी एक वितरिका, एक धारा टूट जाती है बहुत पहले ही और ये पश्चिम बंगाल होते हुए, कोलकाता होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, वो हुगली नदी कहलाती है। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो गया ये। चलिए अगले प्रश्न पर करते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी सहायक नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है और गंगा में मिलती है? गंगा से मिलती है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, यानी कि ऐसे बहती है उत्तर से दक्षिण की तरफ, दिशा ये होगी और गंगा में मिलती है। तो सोन नदी, सोन नदी क्या उत्तर से दक्षिण बहती है? नहीं, ये तो ऐसे बहती है। कोसी नदी, कोसी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर, देखिए यहाँ पे नहीं पूछा है ना, मैं नहीं ध्यान नहीं दिया हूं, यहाँ पे नहीं पूछा है तो इसका आंसर तो मिल जाएगा ए। लेकिन कोसी की बात करें तो ये उत्तर से दक्षिण बहती है, यमुना भी उत्तर से दक्षिण ही बह रही है, देखेंगे ये यमुना इस तरह से। गंडक भी जो है कि उत्तर से दक्षिण गंडक भी बहती है और गंगा में मिलती है। लेकिन सोन नदी जो है कि उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है। इस प्रश्न का आंसर यही है, उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है और गंगा में मिलती है। ये सोन नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है, यानी कि ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और गंगा में मिलती है। शब्दों को ध्यान देना बड़ा जरूरी है, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तापी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तापी नदी का उद्गम स्थल तो मैंने बताया था तापी नदी, तापी नदी यहाँ से निकलती है और ये यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा, सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है और
खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है और यह भी एस्च्यूरी का निर्माण करती है। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा से। महाबलेश्वर से जानते ही है, कृष्णा है, अमरकंटक से सोन नदी और नर्मदा नदी। पंचमढ़ी तो एक हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश में। एक बात यहाँ पर आपको बता दें, ये तापी नदी और ये नर्मदा नदी ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, यानी दो पहाड़ियों के बीच से होकर बहती हैं। यहाँ पे ऊपर विंध्यन पर्वत श्रृंखला है, विंध्यन पर्वत श्रृंखला है, नीचे सतपुड़ा है, यहाँ पे सतपुड़ा है। तो सतपुड़ा और विंध्यन के बीच से बहती है नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से, ठीक ना। और ये आप देख रहे हैं तापी नदी, तो तापी नदी जो है कि यहाँ पे एक अजंता पर्वत श्रृंखला है, अजंता, और ये बीच में कौन सी है? सतपुड़ा। तो अजंता और सतपुड़ा के बीच से बहती है तापी नदी, तो ये भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक ना। तो यहाँ पर तो उसका उद्गम पूछा है, तो हो जाएगा सतपुड़ा सी। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। और बंगाल की खाड़ी में गिरेगी तो आप देख रहे होंगे यहाँ से निकलती है कावेरी नदी और बंगाल की खाड़ी में गिरे, यानी पूर्व की दिशा में बहती है कावेरी नदी, ठीक ना। कावेरी नदी जो है कि पूर्व दिशा में बहती है। नर्मदा देखेंगे पश्चिम दिशा में बहती है, बताए थे इधर की तरफ। तापी भी पश्चिम दिशा में और माही भी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। और ये पश्चिम दिशा की ओर बहती है तो कहाँ गिरेंगी? अरब सागर में, ठीक ना। तो यहाँ पे पूर्व की बात किया है तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, चंबल नदी किसकी सहायक है? चंबल नदी किसकी सहायक है? तो चंबल तो पहले मिलती है यमुना में, उसके बाद देखा जाए यमुना जाके मिल जाती है गंगा में। तो यहाँ पर आंसर यमुना होगा, ठीक ना, क्योंकि यमुना में मिलती है पहले। सहायक हुई यमुना की, उप सहायक कहेंगे गंगा की, ठीक ना। तो यहाँ पे सहायक पूछा है तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यमुना, ठीक है। यहाँ पर देख रहे होंगे चंबल। अगला प्रश्न, सरस्वती नदी का वर्णन किस वेद में प्रमुखता से मिलता है? सरस्वती नदी का वर्णन किस वेद में प्रमुखता से मिलता है? तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी का वर्णन प्रमुखता से मिलता है। इसको नदी तामा कहा गया है। नदी तामा बहुत सबसे पवित्र नदी, नदी तामा ऋग्वेद में नदी तामा के नाम से जाना गया और सबसे पवित्र नदी माना गया। किस नदी को? सरस्वती नदी को। तो ऋग्वेद में इसका प्रमुखता से वर्णन मिलता है, लेकिन सबसे अधिक बार पूछेगा कि ऋग्वेद में किस नदी का वर्णन मिलता है, तो बताएंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी का वर्णन 176 बार मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सरस्वती नदी, ऋग्वेद। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध मैंने बताया था सबसे लंबा बांध है, माही नदी पर बना बांध है। आप देखेंगे बहुत ही लंबा बांध है, बहुत ही लंबा मिट्टी से बना बांध है, करीब 25 किलोमीटर लंबा है। 25 किलोमीटर लंबा बांध है, 25 किलोमीटर लंबा बांध, और यह सबसे लंबा बांध है, माही नदी पर बना। इसके पीछे आप देखेंगे जो ये जो जलाशय जो बन रहा है, बांध बनने से उसके पीछे जलाशय बन ही जाते हैं। तो पीछे जो जलाशय बना है वो हीराकुंड जलाशय है, ठीक ना। तो इसका आंसर तो हो गया माही नदी, महानदी। अगला प्रश्न, कौन सी नदी परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है? कौन सी नदी परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर की बात करें तो देखिए यहाँ पर नर्मदा नदी को नहीं दिया है, लेकिन नर्मदा नदी पर भी कुछ परियोजनाएं हैं। सरदार सरोवर है, इंदिरा सागर है, और भी परियोजनाएं हैं। तो सरदार सरोवर तो हो गई नर्मदा नदी पर, नागार्जुन कृष्णा नदी पर, मेट्टूर किस पर हो गया? मेट्टूर हो गया आपका कावेरी नदी पर। तो इसका आंसर कौन सी नदी परियोजना? कावेरी, कावेरी, कावेरी ही पूछा है तो इसका आंसर तो सी ही है। भाखड़ा नांगल किस पर है? यहाँ पर भाखड़ा नांगल जो है सतलज नदी पर है। तो यहाँ पर पूछा है कि कावेरी नदी पर, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मेट्टूर बांध। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये है मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर। इसके अलावा शिव समुद्रम भी कावेरी नदी पर, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना अभी बताए यहाँ पे, भाखड़ा नांगल जो है कि सतलज नदी पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बताए हैं? यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है,
और नर्मदा नदी पर यहाँ पर गुजरात में जो है कि सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो अरब सागर में गिरने वाली ज्यादातर नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। बनाती हैं क्या? एस्चुरी या ज्वार नदमुख उसको बोला जाता है, ज्वार नदमुख बोला जाता है, ज्वार नदमुख बोला जाता है। देखिए डेल्टा जो है कि जब कोई नदी ऐसे ऊंचाई भाग से निकलती है, धीरे धीरे इसका ढलान कम हो जाता है और किनारे पर आते आते बहुत ही कम ढाल हो जाता है, ज्यादा मिट्टी गाद वगैरह अवसाद वगैरह लेके जाती है और किनारे पर जब जमा करती है तो इधर उधर से उसकी कई धाराएं इस तरह से निकल जाती हैं, तो ये बन जाता है डेल्टा। मिट्टियों के जमा होने से, ज्यादातर अवसाद के जमा होने से, तो ये बन जाता है डेल्टा। और कुछ नदियां जो है कि बहती हैं तो डायरेक्ट समुद्र में गिर जाती हैं। ये थोड़े इनका ढाल थोड़ा तीव्र होता है और ये भी मिट्टी गाद वगैरह लेकर जाती हैं, लेकिन किनारे पर क्या होता है, ज्वार भाटा के प्रभाव से कोई भी मिट्टी जमा नहीं हो पाती है, रुक नहीं पाती है, क्योंकि ज्वार आता है, यानी आता है किनारे और उसको बहा के लेके चला जाता है, तो उसी को बोल दिया जाता है ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख या एस्चुरी कौन सी नदियां बनाती हैं? तो इसमें सबसे प्रमुख नदी का नाम आता है नर्मदा नदी। यहाँ पर आंसर भी नर्मदा होगा। इसके अलावा तापी नदी भी है एस्चुरी का निर्माण करने वाली। देखिए प्रश्न आ भी गया कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है और सीधे समुद्र में मिलती है? तो ये तापी नदी निकल के आ रही है सतपुड़ा से और ये सीधे समुद्र में गिरती है, ठीक है। एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का नहीं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कृष्णा नदी पर कौन सा प्रमुख बांध है? कृष्णा नदी पर कौन सा प्रमुख बांध है? तुंगभद्रा तो सहायक नदी पर उसके। इंदिरा सागर की बात करें नर्मदा पर, रिहंद नदी पर सोनभद्र में अपने, और नागार्जुन सागर बांध जो है कि कृष्णा नदी पर बना है। यहाँ देखेंगे नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर, ठीक है। इसका आंसर हो गया बी। एक मिनट, क्या हो गया? हाँ ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कौन सी नदी पर टिहरी डैम स्थित है? टिहरी डैम या टिहरी बांध, टिहरी परियोजना की बात कर रहा है। तो मैंने बताया था ये जो है कि गंगा नदी पर इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से इस तरह से ये भागीरथी निकलती है और ये अलकनंदा निकलती है, इससे जब आगे बढ़ती है तब ये गंगा कहलाती है। और आपको ये जो डैम मिलेगा यहाँ पर मिलेगा भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर, वो भी भिलांगना जहाँ आकर मिलती है भागीरथी में। तो ये भागीरथी नदी पर बनाया गया डैम है जो भारत का सबसे ऊंचा है, तो इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है डेल्टा का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होता है? डेल्टा का निर्माण, तो मैंने बताया जो है कि बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं वो डेल्टा ही बनाती हैं और ऊंचाई भाग से निकलती हैं, जिसमें देखेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र बड़े महत्वपूर्ण है, सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। पहाड़ों से आती हैं, पहाड़ों से जब नदियां आती हैं तो बड़ी तेजी से आती हैं, जब किनारे धीरे धीरे जब आगे बढ़ती हैं तो इनका ढाल कम हो जाता है और इतना रास्ता सफर करते समय जो है कि बहुत सारे मिट्टी गाद वगैरह अवसाद लेकर आती हैं और जब ढाल कम मिलता है तो इधर उधर जो है कि इस तरह से जमा कर देती हैं, इधर उधर इस तरह से ये जमा कर देती हैं, तो इसी को डेल्टा बोला जाता है। और यह क्रिया कहलाती है निक्षेपण, यह क्रिया निक्षेपण कहलाती है। निक्षेपण यानी कि जमा होता है सब कुछ आकर उसके मुहाने पर, ठीक है ना, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? निक्षेपण, आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न पूछ रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किस नाम से जाना जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने बताया गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है कि दोनों नदियां मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, सुंदरवन डेल्टा का, और यह भारत, इंडिया और बांग्लादेश दो देशों में इसका विस्तार है। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण, नाम है उसका सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ये। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है काली नदी को लेकर किसके बीच विवाद है?
काली नदी को लेकर किसके बीच विवाद है? तो देखिए भारत और नेपाल के बीच अंग्रेजों का जब शासन था तो सुगौली की संधि हुई थी। ये बॉर्डर है इसका, उत्तराखंड से सटा हुआ ये जो बॉर्डर है, सुगौली की संधि हुई थी और उसमें काली नदी को भारत और नेपाल का बॉर्डर माना गया था। लेकिन काली नदी की धाराओं को लेकर जो है कि विवाद रहा है। नेपाल कहता है कि इसकी मुख्य धारा यहाँ से होकर आती है और ये बॉर्डर होना चाहिए, लेकिन भारत कहता है यहाँ और यहाँ है भी। तो इसी को लेकर जो है कि भारत और नेपाल में विवाद रहता है। तो इसको काला पानी लिपुलेख विवाद बोला जाता है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल के बीच, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच जो है कि काली नदी को लेकर विवाद रहता है। अगला प्रश्न है, गोमती नदी किस राज्य से निकलती है और लखनऊ से होकर बहती है? किस राज्य से निकलती है और लखनऊ से होकर बहती है? तो गोमती नदी एक ऐसी नदी है जो उत्तर प्रदेश से ही निकलती है और उत्तर प्रदेश में ही समाप्त हो जाती है, यानी कि गंगा नदी से मिल जाती है। ये निकलती है, यहाँ पर एक झील है पीलीभीत में, फुलहर झील। फुलहर झील से निकलती है लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ होते हुए यहाँ आएंगे, देखेंगे तो गाजीपुर में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक ना। तो इसके किनारे सबसे प्रमुख जो शहर बसा हुआ है वो है लखनऊ। तो ये उत्तर प्रदेश से ही निकलती है और उत्तर प्रदेश में ही गंगा नदी से आकर मिल जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, साबरमती नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? साबरमती नदी, तो साबरमती नदी की बात करें तो ये राजस्थान के उदयपुर से निकलती है, राजस्थान के उदयपुर से निकलती है और खंभात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। तो खंभात की खाड़ी में गिरती है तो गुजरात से होकर आएगी। तो उदयपुर से निकलती है और इधर गुजरात में अहमदाबाद और गांधीनगर से होते हुए साबरमती आश्रम होते हुए गिर जाती है खंभात की खाड़ी में। तो दो राज्यों से होकर बहती है, कौन से? गुजरात और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान, ठीक है। इसका आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न है, माही नदी की खासियत क्या है? माही नदी की खासियत क्या है? तो माही नदी की खासियत यही है कि ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये नदी है माही नदी, ये नदी जो है ये माही नदी है और यह कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कर्क रेखा को ऐसे, कर्क रेखा को जो है कि 2 बार ऐसे पार करती है। ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको 2 बार जो है कि काटती है। कौन सी नदी? माही नदी। तो यहाँ पर लिखा होगा यह 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा को पार करती है, ठीक है। इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये भी कहाँ गिरती है? कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। देखिए खंभात की खाड़ी में साबरमती भी गिरती है, माही नदी भी गिरती है, नर्मदा नदी भी गिरती है और तापी नदी भी गिरती है। 4 नदियां जो है कि इसमें गिरती हैं। इसका क्रम से लगाने के लिए भी पूछता है। तो इसकी एक ट्रिक है इसकी समानता। समानता से आप इसका उत्तर से दक्षिण में क्रम लगा लेंगे। सबसे पहले साबरमती गिरेगी, फिर माही नदी गिरेगी, फिर नर्मदा नदी गिरेगी, उसके बाद ताप्ती नदी गिरेगी, ताप्ती या तापी नदी गिरेगी, ठीक ना। तो ये हो गई 4 नदियां जो खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर तो हो गया बी, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अगला प्रश्न है, पेरियार नदी किस राज्य की प्रमुख जलधारा है? पेरियार नदी किस राज्य की प्रमुख जलधारा है? जलधारा करने का मतलब किस राज्य में ये ऊपर बहती है, किस राज्य की यह नदी है? तो पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी, सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यहाँ से ऐसे निकलती है इस तरह से, यहाँ पर एकदम इसके बॉर्डर से, तमिलनाडु के बॉर्डर से जो है कि निकलती है और कहाँ आकर गिरती है? इधर अरब सागर में आकर गिर जाती है, अरब सागर में आकर गिर जाती है। तो ये केरल की प्रमुख नदी है, केरल में बहने वाली प्रमुख नदी है, केरल की जीवन धारा भी कहते हैं। चलिए इसका आंसर केरल हो गया। अगला प्रश्न है, किसला जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के बीच है? किसला जल विवाद, तो किसला जल विवाद लेकर जो है कि किसला जल को लेकर
आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच विवाद है। कृष्णा नदी देखेंगे, ये नदी तंत्र कृष्णा नदी और इसमें सहायक नदियां देखा जाए तो कई राज्यों से होकर बहती है। इसका नदी तंत्र कई राज्यों में, महाराष्ट्र में भी है, तेलंगाना में भी, कर्नाटक में भी, आंध्र प्रदेश में भी। तो इसको जल को लेकर जो है कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में विवाद रहता है, इसके जल के बंटवारे को लेकर, इसका उपयोग को लेकर। तो इसका विवाद जो है कि कृष्णा जल विवाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद किस किस राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद को देखा जाए तो कावेरी नदी यहाँ से कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु होते हुए यहाँ बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। तो दो राज्यों से होकर बहती है यहाँ पर। तो देखेंगे ये तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु है और ये है कर्नाटक। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच इस नदी के जल को लेकर ही विवाद रहता है, क्योंकि ये तो निकलती है कर्नाटक से, लेकिन सर्वाधिक सिंचाई इस नदी से तमिलनाडु में होती है। इसलिए इन दोनों के बीच जो है कि इसके जल को लेकर विवाद रहता है, तमिलनाडु और कर्नाटक, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है रावी और ब्यास नदियों का जल, रावी और ब्यास नदियों का जल भारत को देने का प्रावधान किस संधि में हुआ था? तो 1960 में केवल रावी और ब्यास को ही नहीं, 6 नदियों को लेकर 1960 में जो है कि 1960 में एक समझौता हुआ था, उसको सिंधु जल संधि या सिंधु जल समझौता बोला जाता है, सिंधु जल समझौता। और यह विश्व बैंक की सहायता से हुआ था, विश्व बैंक की सहायता से भारत और पाकिस्तान के बीच यह समझौता हुआ था। और उसमें यह निर्णय लिया गया कि सिंधु नदी में जो ऊपर की जो 3 नदियां हैं, एक सिंधु नदी हो जाएगी, सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, इन नदियों के जल का सर्वाधिक उपयोग पाकिस्तान करेगा। और नीचे की जो 3 नदियां हैं, कौन कौन सी बच्चे? ब्यास, रावी और सतलुज, इन 3 नदियों के जल का उपयोग भारत करेगा, सर्वाधिक उपयोग भारत करेगा। तो इस जल संधि में यही समझौता हुआ था। तो हमारे हिस्से में कौन सी नदियां आई थी? रावी आई थी, सतलुज आई थी और ब्यास आई थी। तो यहाँ पर रावी और ब्यास की बात किया है। तो ये भारत के हिस्से में आई थी किस प्रावधान के तहत? तो आंसर है सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। और सिंधु जल समझौता लेकर काफी विवाद भी रहा है। देखेंगे अभी पुलवामा, ये जो अटैक हुआ था पहलगाम में, उसके बाद से सिंधु जल समझौता भारत ने रद्द कर दिया था। अगला प्रश्न देखिए, यमुना जल समझौता। यमुना जल समझौता 1994 में किन 2 राज्यों के बीच हुआ था? तो यमुना जल समझौता की बात करें तो यमुना नदी उत्तराखंड से निकलती है और 2 राज्यों की सीमा बनाते हुए, इधर उत्तर प्रदेश और इधर हरियाणा, इधर यूपी और इधर हरियाणा, यहाँ पे दिल्ली भी है। तो हरियाणा और यूपी की सीमा बनाते हुए यहाँ से इस तरह से आएगी और प्रयागराज में मिल जाती है। तो हरियाणा और यूपी से होकर जाती है। तो हरियाणा और यूपी में शिकायत थी हरियाणा को कि इसके जल का उपयोग जो है कि इसको पर्याप्त रूप से यमुना नदी का पानी नहीं मिलता है। इसलिए 1994 में कौन सा समझौता हुआ था? यमुना जल समझौता। किसके किसके बीच हो गया? उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मुल्ला पेरियार बांध को लेकर, मुल्ला पेरियार बांध को लेकर किन 2 राज्यों के बीच विवाद है? तो देखिए यहाँ से तमिलनाडु बॉर्डर से तो निकलती है कि ये कौन सी नदी? पेरियार नदी। इस पर कई बांध बनाए गए हैं, मुल्ला पेरियार भी है, इडुक्की भी बांध है, कई बांध बनाए गए हैं। मुल्ला पेरियार बांध को लेकर विवाद है तमिलनाडु और केरल में, तमिलनाडु और केरल में। देखिए ये जो है कि बांध तो बनाया गया है केरल में, लेकिन इसका संचालन तमिलनाडु करता है, तमिलनाडु इसका संचालन करता है। इसलिए इन दोनों राज्यों के बीच विवाद रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और केरल, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, बी। अगला प्रश्न, दिल्ली नगर किस नदी के किनारे बसा है? दिल्ली नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो मैंने बताया था
उत्तराखंड से एक नदी निकल कर आती है, इस तरह से यहाँ से गंगा नदी मिल जाती है प्रयागराज में। यहाँ से आती है हरियाणा यूपी की सीमा बनाते हुए और दिल्ली से भी होकर आती है। तो कौन सी नदी? यमुना नदी। इसी के किनारे अपना दिल्ली बसा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, वाराणसी नगर किस नदी किनारे या तट पर है? वाराणसी, तो ये गंगा नदी निकल कर आ रही है, यहाँ यमुना प्रयागराज में मिलती है, फिर आगे बढ़ती है तो यहाँ पर वाराणसी पड़ता है। और वाराणसी जो है कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा नदी किनारे आपको पटना भी मिलेगा, ठीक ना। यहाँ पर कोलकाता जो है कि हुगली नदी, उसकी वितरिका जो है हुगली नदी किनारे है। बाकी इलाहाबाद की बात करें तो इसके संगम पर है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कि और भी आगरा या और इटावा वगैरह की बात करें तो ये यमुना नदी किनारे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे वाराणसी को पूछा है, तो वाराणसी जो है कि गंगा नदी किनारे, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कोलकाता शहर किस नदी किनारे बसा है? कोलकाता भी बताए हैं, इसकी एक वितरिका निकल जाती है यहाँ से हुगली, और हुगली के किनारे ही बसा है कोलकाता, ठीक है ना, हुगली, ठीक है। इसका आंसर बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अहमदाबाद शहर किस नदी किनारे बसा है? अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो अहमदाबाद देखिए साबरमती राजस्थान से निकलकर आती है उदयपुर से, और यहाँ पर गांधीनगर अहमदाबाद साबरमती आश्रम से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो अहमदाबाद जो है कि साबरमती नदी किनारे बसा है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, प्रयागराज या इलाहाबाद किस संगम के किन नदियों से होता है प्रयागराज संगम का निर्माण? तो देखिए आपको दिखाई तो देगी दो ही नदियां, आपको यहाँ पर दो ही नदियां दिखाई देंगी, गंगा और यमुना, गंगा और यमुना। लेकिन सरस्वती को भी माना जाता है, जो कभी आकर यहाँ पर मिलती थी, लेकिन अब लुप्त इसको माना जाता है, अब दिखाई नहीं देती है। तो ये संगम बनता है गंगा से, यमुना से और सरस्वती से, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, महाभारत में उल्लेखित द्रौपदी ने स्वयंवर कहाँ किया? द्रौपदी का स्वयंवर कहाँ हुआ? अब ऐतिहासिक बातें भी कुछ कर लेते हैं। जिस नगर के पास गंगा बहती है, तो ये जो है कि कुछ प्राचीन भारत के स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं। इसमें आप देखेंगे यहाँ इंद्रप्रस्थ दिल्ली को, हस्तिनापुर देखेंगे, ठीक है ना, पांचाल वगैरह ये सब मथुरा। यहाँ पर देखेंगे कामपिल्य है, और ये नदी कामपिल्य से होकर जाती है, कौन सी नदी? गंगा नदी। ये यमुना नदी इस तरह से मथुरा होते हुए इस तरह से जाती है, यहाँ इलाहाबाद में मिलती है। तो गंगा नदी कामपिल्य से होकर जाती है, यहीं पर किसका स्वयंवर हुआ था? द्रौपदी का। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी के किनारे जो है कि कामपिल्य बसा था, जहां पर द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, ठीक है ना। इसका प्रश्न हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, रामायण में घाघरा नदी को किस नाम से जाना जाता है? रामायण में घाघरा नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऐसे निकल कर आती है और गंगा में मिल जाती है ये घाघरा नदी। तो घाघरा नदी को सरयू के नाम से, खासकर अयोध्या वाले क्षेत्र में सरयू के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो अब इसका नाम ही जो है कि अब पूरी तरह से सरयू रख दिया गया है। तो इसको जो है कि सरयू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं है? कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? यमुना है गंगा की सहायक, सोन है यमुना की सहायक, चंबल भी अगर इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो चंबल तो वैसे तो ये पहले मिलती है यमुना में, फिर यमुना लेके जाके मिल जाती है गंगा में, तो उप सहायक हुई। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यदि प्रश्न को करेंगे तो नर्मदा का गंगा नदी से कोई नाता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सरस्वती नदी को लेकर कौन सा तथ्य पौराणिक रूप से माना जाता है? सरस्वती नदी, इसके बारे में मैंने बताया था, देखिए यहाँ पर लिखा है कि यह लुप्त नदी है और कभी गंगा से मिलती थी, ठीक ना।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है? तो गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी नदी एस्चुरी निर्माण करती है? एस्चुरी प्रकार के मुहाने समुद्र में मिलती है, यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो इसमें मैंने बताया था सबसे प्रमुख नदी आती है नर्मदा, और उसके बाद बात करें तो तापी नदी। ठीक है, कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो सुंदरवन डेल्टा दो नदियां मिलकर बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र भी और गंगा भी, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक ना, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो इस हिसाब से देखा जाए, श्योक नदी यहां से मिल रही है आकर, श्योक नदी सहायक नदी है। गोमल नदी भी है, चिनाब नदी भी है। गोमल यहां से, ये गोमल नदी, ठीक ना, ये वाली जो नदी है अफगानिस्तान से आती है, गोमल नदी। तो सिंधु की सहायक हुई, और चिनाब तो देख ही रहे हैं, यहाँ चिनाब, यहाँ लास्ट में आकर यहाँ चिनाब आकर मिल रही है। लेकिन शारदा नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। शारदा नदी जो है कि हिमालय से इधर से निकलती है, जिसको कर्णाली, कई नामों से काली नाम नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है कहने का मतलब अरब सागर में गिरेगी। तो महानदी तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी ये सब पूर्व की ओर बहने वाली है। तापी नदी जो है कि पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है? कौन सी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा? वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है किसको? गोदावरी को। ठीक है ना, गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है और दक्षिणी गंगा भी। लेकिन दक्षिण की गंगा कहा जाए, ये तो लंबाई और इसके आकार के हिसाब से इसको नाम दिया गया है। लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर कावेरी नदी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। लेकिन वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा का है तब बताएंगे आप गोदावरी नदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो गोमती तो गंगा की सहायक है, घाघरा भी गंगा की सहायक है, सोन नदी भी किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। यहाँ पूछा है यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। ये तीनों नदियां गोमती, घाघरा और सोन, ये किसकी सहायक है? ये किसकी सहायक है? देखेंगे गंगा का। ठीक है ना, घाघरा हो गया, ये घाघरा हो गया, और ये सोन नदी हो गई। ठीक है ना, और ये कौन सी थी यहाँ पे? गोमती नदी। ठीक है ना, ये गोमती नदी, ये सब गंगा में आकर मिलती हैं। तो चंबल यमुना की सहायक, सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना की। ठीक है, यमुना की कौन सी सहायक नदी बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है। इन दोनों को तो हटा दीजिए पहले, घाघरा को, गोमती को, ये तो किसकी सहायक है? गंगा की। टूंस भी गंगा की ही सहायक है। यहाँ पे टूंस जो है कि ये गलत यहाँ पे लिखा है, टूंस जो है कि डायरेक्ट इससे इलाहाबाद में जो है कि सिरसा के पास टूंस नदी गंगा में डायरेक्ट जाके मिलती है। तो टूंस भी जो है कि गंगा की ही सहायक हुई, लेकिन यहाँ पूछा है यमुना की सहायक नदी, वो भी बुंदेलखंड से बहती है। तो आंसर हो जाएगा सिंध, इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए कई नदियां यमुना में जाकर मिलती हैं, ये चंबल हो गई, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन नदी भी जो है कि इसी में आकर मिलती है यमुना में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में क्या नाम दिया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में क्या नाम दिया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को देखिए, ब्रह्मपुत्र को सियांग या दिहांग बोला जाता है भारत में जब प्रवेश करती है तो, लेकिन आगे जब बढ़ती है यहाँ
इस वाले इलाके में, असम वाले इलाके में, तो इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जाना जाता है। और जब यहाँ से बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसी तरह गंगा को देखेंगे तो गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और गंगा, पद्मा और इधर से एक बराक नदी भी आगे में आके मिलती है। आगे जब ये बढ़ती है तो मेघना के नाम से जाना जाने लगता है, मेघना कहलाने लगती है। और यही जो है कि इधर उधर से बहकर जो है कि डेल्टा का निर्माण ये नदियां कर देती हैं, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण। तो पूछा है ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना। यहाँ पर देखें तिब्बत में तो इसको यांगपो, यारलोंग सांगपो कहा जाता है, यारलोंग सांगपो कहा जाता है। चेमायोंगडुंगमा ग्लेशियर से निकलती है और भारत में जब प्रवेश करती है तो सियांग या दिहांग, और असम वाले क्षेत्र में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, बांग्लादेश में जमुना, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न, किस नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है? किस नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है? तो अमरकंटक से मैंने बताया था सोन नदी भी निकलती है, इसके अलावा नर्मदा नदी भी निकलती है। ये दोनों नदियां जो है कि निकलती हैं कहाँ से? अमरकंटक पहाड़ी से। तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र से निकलती है और गंगा में मिलती है लेकिन बाढ़ का प्रमुख कारण बनती है? गंगा में मिलने वाली कौन सी नदी है जो हिमालय से निकल कर आती है और बाढ़ का कारण बनती है, बहुत भयंकर बाढ़ लाती है? और यह नेपाल हिमालय से निकलती है, बहुत तेजी से इसका ढाल है और ज्यादा मात्रा में गाद मिट्टी वगैरह लाती है। और बिहार वाले क्षेत्र में जो है कि मिट्टी लाकर अपने रास्ते में जमा कर देती है, इसलिए अपना मार्ग परिवर्तन भी कर लेती है। तो मार्ग परिवर्तन के लिए भी ये नदी बड़ी प्रसिद्ध है और बाढ़ लाने का भी काम करती है। तो इसका आंसर तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर जो है कि आप लोग बताइएगा कि कौन सी नदी है जो हिमालय से निकलती है और बाढ़ लाने का काम करती है। मैंने बता दिया बिहार में जो है कि ये बाढ़ लाने के लिए और मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।